हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज। तो जो टॉपिक इस वीडियो में कवर होंगे, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। उसके बाद हम क्लासिकल व्यूज़ देखेंगे, फिर हम डाल्टन्स व्यूज़, पीगू, मस्ग्रेव, इन लोगों का व्यूज़ देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज किस तरीके से होता है और उसका मतलब क्या होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि कौन सी कंडीशंस हैं जो कि नेसेसरी हैं मैक्सिमम सोशल एडवांटेज के लिए। इसके बाद हम कुछ ऑब्जेक्टिव टेस्ट देखेंगे और इसके बाद हम देखेंगे इस टॉपिक की लिमिटेशंस क्या हैं। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं सबसे पहले। तो फिजिकल और बजटरी ऑपरेशंस जो है गवर्नमेंट के, वो सिग्निफिकेंट इफेक्ट रखते हैं इकोनॉमी में। गवर्नमेंट कलेक्ट करती है रिवेन्यू को टैक्सेशन के थ्रू और पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है, जिसकी वजह से चेंजेस देखने को मिलते हैं कंजम्पशन में, प्रोडक्शन में एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम में। फिजिकल एक्टिविटीज डिटरमाइन करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ रिसोर्सेज को फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर। इसलिए पब्लिक फाइनेंस एक की रोल प्ले करता है डिटरमाइन करने में नेशनल इनकम को, एम्प्लॉयमेंट को, आउटपुट को, प्राइसेस को और दूसरे अदर पैरामीटर्स को। इसलिए हमें पब्लिक फाइनेंस के लिए कुछ क्राइटेरिया चाहिए जो कि उसके ऑपरेशंस में हेल्प करें, जिसकी वजह से हम अचीव कर सकें मैक्सिमम सोशल वेलफेयर को। और इन्हीं गाइडिंग प्रिंसिपल्स को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज या फिर प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक फाइनेंस। अब डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने इन प्रिंसिपल्स को डिफरेंट नाम दिए थे, जैसे कि प्रोफेसर डल्टन ने इन प्रिंसिपल को रेफर किया था प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज के नाम से। प्रोफेसर पीगू ने प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम एग्रीगेट वेलफेयर के नाम से इन्हें रेफर किया था। कुछ अदर इकोनॉमिस्ट थे जो इन्हें प्रिंसिपल ऑफ नेट एडवांटेज के नाम से रेफर करते थे। अब हम क्लासिकल व्यूज समझते हैं। तो अर्ली राइटर्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जैसे कि एडम स्मिथ एंड डेविड रिकार्डो, ये प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाए थे कॉन्सेप्ट्स को और इन्होंने अनरियलिस्टिक अजम्पशंस बनाई थी, जिनकी वजह से फॉल्टी कंक्लूजन्स पर ये लोग पहुंचे थे। एडम स्मिथ और उनके फॉलोअर्स कंसिडर करते थे प्राइवेट एक्सपेंडिचर को प्रोडक्टिव, जबकि पब्लिक एक्सपेंडिचर को अनप्रोडक्टिव। उनके ओपिनियन में जो एक्सपेंडिचर स्टेट करती है वो वेस्टफुल होता है और उसका अमाउंट लीस्ट मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि ये ऐड करता है सफरिंग्स को ऑफ द कॉमन पीपल। उनका मानना ये था कि हर तरीके का टैक्स जो है वो ईवल टैक्स होता है और हर पब्लिक एक्सपेंडिचर अनप्रोडक्टिव होता है। इस व्यू को सीवियरली क्रिटिसाइज किया था प्रोफेसर डेल्टन ने। उन्होंने रिमार्क किया था कि हर टैक्स ईवल टैक्स नहीं होता। और उनके एग्जाम्पल्स भी थे, जैसे कि टैक्स जो कि अल्कोहल पे लगाया जाता है वो अल्कोहल के कंजम्पशन को रिड्यूस कर देता है। और जैसे पब्लिक एक्सपेंडिचर अनप्रोडक्टिव कहा था क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने, तो उसको भी काउंटर किया था कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जो कि एग्रीकल्चर पे किया जाता है, इंडस्ट्री पे किया जाता है, हेल्थ पर किया जाता है, एजुकेशन पे किया जाता है, वो वेस्टफुल नहीं होता। अब हम प्रिंसिपल को समझते हैं। तो प्रोफेसर डल्टन और प्रोफेसर पीगू दो प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने फॉर्मुलेट किया था फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को पब्लिक फाइनेंस के। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पब्लिक अथॉरिटीज़ को कलेक्ट करना चाहिए रेवेन्यू और स्पेंड करना चाहिए मनी को इस तरीके से कि मैक्सिमम वेलफेयर देखने को मिले लोगों का। टैक्सेस जो है वो रिड्यूस कर देते हैं एडिशनल परचेजिंग पावर को, जिसकी वजह से जब भी स्टेट टैक्स इम्पोज करती है तो हमें डिसयूटिलिटी देखने को मिलती है या फिर डिससेटिस्फेक्शन देखने को मिलती है सोसाइटी में। और जब पब्लिक स्पेंड करती है, यानी कि गवर्नमेंट स्पेंड करती है मनी को, तो हमें गेन इन यूटिलिटी देखने को मिलती है। तो डेल्टन ने दिखाया था कि जैसे जैसे टैक्सेस कलेक्ट करते हैं तो जो सेक्रीफाइस है वो इंक्रीज होता है और मार्जिनल सेक्रीफाइस जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो इंक्रीजिंग मार्जिनल सोशल डिस्यूटिलिटी देखने को मिलती है जैसे जैसे टैक्सेस बढ़ाए जाते हैं। और इसी तरीके से जब पब्लिक एक्सपेंडिचर किया जाता है तो बेनिफिट इंक्रीज होता है, लेकिन डिमिनिशिंग रेट से। तो एक्सपेंडिचर जैसे जैसे गवर्नमेंट इंक्रीज करेगी तो बेनिफिट तो इंक्रीज होगा, लेकिन उसका जो रेट होगा मार्जिनल बेनिफिट वो डिक्रीजिंग होगा। तो मार्जिनल सेक्रीफाइस कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि हर एक इंक्रीज टैक्स के साथ जो है वो परचेजिंग पावर को रिड्यूस कर देगा इंडिविजुअल की और सेक्रीफाइस को इंक्रीज कर देगा। इसी तरीके से मार्जिनल बेनिफिट डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, क्योंकि जब गवर्नमेंट स्पेंड करती है तो जितना ज़्यादा गवर्नमेंट स्पेंड करती है उतना एडिशनल बेनिफिट पब्लिक को मिलते हैं, लेकिन वो डिक्रीजिंग रेट में मिलते हैं। तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी देखने को मिलती है इस केस में। तो प्रोफेसर डाल्टन के अकॉर्डिंग वो पॉइंट जहाँ पर मार्जिनल सेक्रीफाइस कर्व इंटरसेक्ट करेगा मार्जिनल बेनिफिट कर्व को, उसको हम ऑप्टिमम लेवल बोलेंगे, यानी कि वो पॉइंट है जहाँ पर मैक्सिमम सोशल एडवांटेज देखने को मिल रही है। अब हम प्रोफेसर पीगू का व्यू देखते हैं। तो प्रोफेसर पीगू ने दो प्रिंसिपल्स प्रपोज किए थे बजट पॉलिसी के, कि रिसोर्सेज को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए अमंग डिफरेंट पब्लिक यूजेस कि उनकी मार्जिनल रिटर्न ऑफ बेनिफिट हर एक आउटले से इक्वल हो। तो इसका मतलब सीधा सीधा से ये है
कि रिसोर्सेज को इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर इस तरीके से करना चाहिए कि वो ऑप्टिमम हो। अब इसको हम वीडियो में आगे समझेंगे कि ऑप्टिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर क्या होता है। और दूसरा प्रिंसिपल ये था जो पीगू ने दिया था कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो इस तरीके से होना चाहिए कि जो यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम द लास्ट रुपी स्पेंड वो इक्वल होनी चाहिए यूटिलिटी लॉस्ट बाय पेइंग द लास्ट रुपी एज टैक्सेस। तो जब हम टैक्सेस कलेक्ट करेंगे डिफरेंट सोर्सेज से, तो वहाँ पर भी जो जितने भी सोर्सेज हैं जहाँ से हम टैक्स ले रहे हैं वो मार्जिनल रेट उनका इक्वल होना चाहिए। और पब्लिक एक्सपेंडिचर की जो यूटिलिटी है और टैक्सेस से जो डिसयूटिलिटी है वो दोनों बराबर होंगे जिस पॉइंट पर, वहीं पर जो है मैक्सिमम सोशल वेलफेयर देखने को मिलेगा। तो ये बिल्कुल सेम है जिस तरीके से डेल्टन व्यू था, बस डेल्टन ने नॉर्मल केस कंसीडर किया था और पीगू ने कंसीडर किया है ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को। अब इसी को थोड़े से डिफरेंट पर्सपेक्टिव से मसग्रीव ने बताया है कि मसग्रीव ने सेम रीजनिंग ली है जो कि प्रोफेसर डेल्टन और प्रोफेसर पीगू की थी, लेकिन इनका जो ट्रीटमेंट था वो वैल्यूएशन ऑफ इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस के बेस्ड पर था। तो मसग्रेव ने कंसीडर किया था ए कर्व जो कि रिप्रेजेंट करता है मार्जिनल यूटिलिटी जब ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो, यानी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑप्टिमली किया जाए, और बी कर्व जब टैक्सेस जो कलेक्ट किए गए हैं वो ऑप्टिमली कलेक्ट किए जाएं, और जी कर्व रिप्रेजेंट करता है डिफरेंस बिटवीन ए कर्व एंड बी कर्व। तो जी कर्व जो है वो नेट बेनिफिट मेजर करता है जो कि सक्सेसिव एडिशन टू द पब्लिक बजट से देखने को मिलता है। पॉइंट एस ऑप्टिमम साइज ऑफ बजट बताता है, और यहाँ पर मार्जिनल नेट बेनिफिट्स जो हैं वो जीरो होंगे, और मैक्सिमम सोशल बेनिफिट कैलकुलेट करने के लिए जो एरिया अंडर दिस कर्व है इसे हम कैलकुलेट करेंगे। अगर हम बजट को एस पॉइंट से पहले रखते हैं तो जो बेनिफिट्स हैं वो ज़्यादा रहेंगे सेक्रीफाइस से, और स्कोप रहेगा ज़्यादा बेनिफिट्स करने का, तो जो सोशल बेनिफिट्स वो मैक्सिमम नहीं होगा। इस वजह से बेनिफिट्स को इंक्रीज करने के लिए हमें बजट को एस तक ले जाना होगा, और अगर हम एस पॉइंट के बियॉन्ड जाते हैं तो यहाँ पर बेनिफिट कम हो जाएंगे सेक्रीफाइस से और हमें नेगेटिव बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो इसलिए तो एस जो होता है वो ऑप्टिमम पॉइंट होता है जहाँ पर मैक्सिमम सोशल वेलफेयर देखने को मिलता है, और उसकी क्वांटिटी कितनी होगी अगर हम क्वांटिफाई कर पाएँ तो वो एरिया जो जी कर्व और ओ एस कर्व के बीच का होगा। तो ये एरिया रिप्रेजेंट करेगा मैक्सिमम सोशल वेलफेयर कितना होगा, और वो कहाँ पर होगा, एस पॉइंट पर होगा। अब हम समझते हैं ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है। तो अगर हम एक्सपेंडिचर को कंसीडर करें और तीन सोर्सेज हैं जहाँ पर गवर्नमेंट जो है एक्सपेंडिचर कर सकती है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि एजुकेशन हो सकता है, हेल्थ केयर हो सकता है, एग्रीकल्चर हो सकता है। तो ये तीन सोर्सेज हैं जहाँ पर गवर्नमेंट एलोकेशन कर सकती है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि गवर्नमेंट एलोकेशन किस तरीके से करे कि वो ऑप्टिमम हो। तो ऑप्टिमम एलोकेशन रिसोर्स की थ्योरी ये कहती है कि मार्जिनल बेनिफिट जो हर एक एक्टिविटी से रिसीव हो रहा है अगर वो बराबर होगा तो एलोकेशन को जो है ऑप्टिमम कहा जाएगा। अब इसको अगर हम कंसीडर करें कि अनइक्वल हम मार्जिनल सेक्रीफाइस देखते हैं, तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि ओएम हमने एक्सपेंडिचर किया है एक्टिविटी एस पर, ओएन हमने एक्सपेंडिचर किया है एक्टिविटी S2 पर, और OP हमने एक्सपेंडिचर किया है एक्टिविटी S3 पर। तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा होगा OM प्लस ON प्लस OP, और मार्जिनल बेनिफिट तीनों का ही इक्वल है MM डैश NN डैश और PP डैश। तो अब ये देखने के लिए कि ये ऑप्टिमम एलोकेशन है, हम क्या करते हैं कि OM एक्सपेंडिचर जो हमने पहले एक्टिविटी 2 पे किया था अब हम OM एक्सपेंडिचर एक्टिविटी 3 पर करते हैं। तो इतना हमें एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने को मिला इस केस में, और OP एक्सपेंडिचर जो हमने एक्टिविटी 3 पर किया था इतना अब हम एक्टिविटी 2 पर करके देखते हैं, तो इतना हमने एक्सपेंडिचर लूज कर दिया इस बार। अब ये एरिया और ये एरिया तो इक्वल हमने कंसीडर किया है क्योंकि हमने इक्वी डिस्टेंस पे लिए हैं सभी को, लेकिन ये जो एरिया है ये एडिशनल लॉस है। तो ऑप्टिमम एलोकेशन कब होगा, जब मार्जिनल बेनिफिट हर एक एक्टिविटी से वो इक्वल हो। इसी तरीके से ऑप्टिमम टैक्सेशन कब रिसीव होगा, जब जितने भी सोर्सेज हैं जहां से टैक्सेस कलेक्ट किए जा सकते हैं उनका मार्जिनल सेक्रीफाइस बराबर हो।
और ऑप्टिमम एलोकेशन रिसोर्स थ्योरी से अगर हम मैक्सिमम सोशल एडवांटेज तक पहुंचना चाहेंगे तो उसका मतलब ये होता है कि अगर ओजी मार्जिनल बेनिफिट है हर एक एक्टिविटी पर स्पेंड करने से, तो जब हम टैक्सेस कलेक्ट करेंगे तो ओजी ही अमाउंट हम जो है मार्जिनल सेक्रीफाइस रखेंगे हर एक सोर्सेज से जहां से टैक्स कलेक्ट किए जा सकते हैं। अब हम नेसेसरी कंडीशन समझते हैं मैक्सिमम सोशल एडवांटेज के लिए। तो तीन मेन कंडीशंस होती हैं। सबसे पहला कि मार्जिनल सोशल बेनिफिट पब्लिक एक्सपेंडिचर पे जो किया जाता है वो बराबर होना चाहिए मार्जिनल सोशल बेनिफिट जो टैक्सेशन से किया जाता है। तो बी रिप्रेजेंट करता है बेनिफिट्स को, ई रिप्रेजेंट करता है एक्सपेंडिचर को, एस रिप्रेजेंट करता है सेक्रीफाइस को, टी रिप्रेजेंट करता है टैक्सेशन को। तो ये मार्जिनल सोशल बेनिफिट रिप्रेजेंट कर रहा है और ये मार्जिनल सोशल सेक्रीफाइस रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। दूसरा इसकी कंडीशन ये है कि जो मार्जिनल सोशल बेनिफिट है वो ड्राइव होगा जब हर एक आइटम पर जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है वो इक्वल हो, यानी कि ऑप्टिमम लेवल के हर जितने भी सोर्सेज हैं उन पर इक्वल मार्जिनल बेनिफिट्स हमें देखने को मिल रहा है। और इसी तरीके से मार्जिनल सेक्रीफाइस हर एक सोर्स से जहां से टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है वो इक्वल होना चाहिए। तो ये तीन मेन कंडीशन है मैक्सिमम सोशल एडवांटेज के लिए। अब कुछ ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी बताए गए हैं कुछ इकोनॉमिस्ट के द्वारा कि जो भी हम पॉलिसी बना रहे हैं अगर हम इन ऑब्जेक्टिव टेस्ट पर उनको चेक करेंगे और ये सारे फुलफिल हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हम ऑप्टिमम सोशल एडवांटेज की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहला कि जो भी हम डिसीजन ले रहे हैं उससे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट देखने को मिलनी चाहिए, इंप्रूवमेंट देखने को मिलनी चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन में, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देखने को मिलनी चाहिए, फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, फ्यूचर कंसिडरेशन को ध्यान में रखते हुए वो डिसीजंस लिए जाने चाहिए। तो ये सब डेल्टन ने सजेस्ट किए थे टेस्ट। हिक्स ने भी कुछ टेस्ट सजेस्ट किए थे जिनको मिस हिक्स ऑप्टिमा ऑफ पब्लिक पॉलिसी कहा जाता है। तो उसमें आता है प्रोडक्शन ऑप्टिमम और यूटिलिटी ऑप्टिमम। तो प्रोडक्शन ऑप्टिमम में हिक्स ने समझाया था कि पैरिटो ऑप्टिमैलिटी होनी चाहिए, तो हम किसी एक गुड या सर्विस का प्रोडक्शन बढ़ा ना लें रिसोर्सेज का रीएलोकेशन करके, अगर हम ऐसे पॉइंट पर हैं तो प्रोडक्शन ऑप्टिमम है। इसी तरीके से यूटिलिटी ऑप्टिमम होगी कि जहां पर अगर हम किसी एक पर्सन की यूटिलिटी बढ़ाते हैं तो दूसरे की रिड्यूस कर देगा। लेकिन इसमें हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे हम प्रोडक्शन ऑप्टिमम की बात कर रहे हैं और किसी एक गुड और सर्विस का प्रोडक्शन हमने बढ़ाया और दूसरे गुड और सर्विस का प्रोडक्शन उसी टाइम पर कम हो गया, लेकिन जो इंक्रीज इन प्रोडक्शन है किसी एक जिस गुड का बढ़ा है वो ज़्यादा हो गया अगर रिडक्शन से जो दूसरे गुड का हुआ है, तो हम कहेंगे कि हम अच्छे बेटर पोजीशन में हैं। इस वजह से इन प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए हमें फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को कंसिडर करना होता है और एग्जिस्टिंग कैपेसिटी जो है प्रोडक्शन कैपेसिटी उसमें कोई वेस्टेज ना हो, ये दोनों चीजें कंसिडर करनी होती हैं, तभी ये दोनों प्रिंसिपल एप्लीकेबल होते हैं। अब हम मेथड्स देखते हैं जैसे कि हम मैक्सिमम सोशल एडवांटेज तक पहुंच सकते हैं। तो स्टेट अथॉरिटी जो है हेल्प ले सकते हैं 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की फाइनेंशियल ऑपरेशंस की, जिनकी मदद से मैक्सिमम सोशल एडवांटेज तक पहुंचा जा सकता है। सबसे पहला ये है कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो इस तरीके से किया जाए कि आखिरी रुपी जो स्पेंड हुआ है उससे जो बेनिफिट ड्राइव हुआ है वो बराबर हो आखिरी रुपी एज अ टैक्स जब कलेक्ट हुआ था उससे जो सेक्रीफाइस हुआ था उसके। दूसरा, जो स्टेट है वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए हर एक एक्टिविटी में एक्सपेंडिचर को इस तरीके से कि जो मार्जिनल रिटर्न है सेटिस्फेक्शन के हर एक आइटम पर वो बराबर होना चाहिए। और टैक्सेस इस तरीके से कलेक्ट होने चाहिए कि जो सेक्रीफाइस है हर एक सोर्सेज से टैक्स कलेक्शन का वो बराबर होना चाहिए। अब इस प्रिंसिपल की कुछ लिमिटेशंस भी है, जैसे कि डिफिकल्ट टू पुट इन प्रैक्टिस है क्योंकि काफ़ी अनरियलिस्टिक अजम्पशंस पे है। इस प्रिंसिपल के अजम्पशंस हैं कि गवर्नमेंट के 2 ही ऑपरेशंस होते हैं, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, और रेवेन्यू भी सिर्फ टैक्सेशन के थ्रू होता है। और हम देखते हैं कि रियलिटी में ये अजम्पशंस जो है वो फुलफिल नहीं होती, तो अजम्पशंस ही अनरियलिस्टिक है, इसीलिए इनको प्रैक्टिस में लाना भी मुश्किल है। यूटिलिटी जो है मेजरेबल नहीं है, जबकि पूरी जो थ्योरी है वो यूटिलिटी पर बेस्ड है, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल सेक्रीफाइस, मार्जिनल बेनिफिट्स, तो ये भी मेजरेबल नहीं है। ये माइक्रो सिस्टम को इग्नोर करता है, इसका लिमिटेड स्कोप है, ये फोरकास्ट नहीं कर सकते रिजल्ट्स को क्योंकि अजम्पशंस ही बहुत अनरियलिस्टिक्स हैं। और इसने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा मैक्सिमम सोशल एडवांटेज पर कि वो मैक्सिमम सोशल एडवांटेज कितना होगा, और ये हाईली अनरियलिस्टिक रेस्ट्रिक्शंस और वेलफेयर स्टेट्स की बात करता है, लेकिन कैसे अचीव होगा वो उसकी बात नहीं करता। थैंक यू।